Hello students, so in this video we'll discuss theme 5, the Mughal Empire, chapter number 9, Akbar. Student, I hope you all have seen chapter 8 video also. Chapter 8 video देखना असली ज़रूरी है क्योंकि ये जो स्टोरी है ये कंटिन्यूटी में चलती आ रही है ना। देखो अभी जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, हुमायूं रिटर्न आ गए। अभी कहाँ से रिटर्न आ गए और इन्होंने री एस्टेब्लिश क्यों किया, एस्टेब्लिश क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर। तो इस सब का जो आपको स्टार्टिंग है वो कहाँ पर मिलती है, आपके प्रीवियस चैप्टर में। चलो मैं बताती हूँ। जो हुमायूं थे सेकेंड मुगल रूलर, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी मुगल टेरिटरीज लॉस्ट कर दी थी। किसके हाथों में? शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी का वॉर हुआ और उस वॉर में जीतने वाले थे शेरशाह सूरी। हुमायूं हार गए थे, इसलिए हुमायूं यहाँ से चले गए। पर अब वो वापस आ गए हैं आफ्टर 15 ईयर्स और उन्होंने फिर से री एस्टेब्लिश कर दिया है किसको? मुगल रूल को। कहाँ पर? इंडिया में। तो अभी समझ में आया होगा, जो अकबर के पापा थे जिनका नाम था हुमायूं, वो वॉर लॉस्ट कर गए थे अगेंस्ट शेरशाह सूरी। दैट इज व्हाई ही हैज लॉस्ट हिज एंटायर मुगल टेरिटरीज टू होम, शेरशाह सूरी। बट आफ्टर 15 ईयर्स ही रीगेन्ड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ सफाविद। ठीक है, चलो। शॉर्टली आफ्टर रीगेनिंग, जैसे ही उन्होंने थ्रोन को रीगेन किया, वापस से दिल्ली पे रूल करना स्टार्ट किया। किससे उन्होंने थ्रोन को वापस छीना, रीगेन किया? फ्रॉम शेरशाह सक्सेसर, शेरशाह सूरी के सक्सेसर से उन्होंने थ्रोन वापस ले लिया था। पर इनकी डेथ हो जाती है, ही डाइड इन 1556 CE। तो मतलब ये हुआ कि जैसे ही हुमायूं को थ्रोन मिला, उसने रूल करना स्टार्ट किया, उसकी डेथ ही हो गई 1556 में। कैसे डेथ हुई बेटा? वो स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से गिर गया था। एक्सीडेंट में उसकी डेथ हुई, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया, लाइब्रेरी से नीचे उतर रहा था तो गिर गया तो उसकी डेथ हो गई। उस टाइम जो उनके बेटे थे अकबर, उनकी एज थी सिर्फ 13 ईयर। ही वॉज प्रोक्लेम्ड एम्परर। और अब आने वाला एम्परर किसको बनाना है? अकबर को बनाना है ना। और ये अकबर अब मुगल एम्पायर बनेंगे आने वाले 50 ईयर्स तक। कब से कब तक रूल करेंगे? 1556 से 1605 तक। क्लियर है? मुगल एम्पायर अब किसके पास है? अकबर के पास है। और अकबर अब अप्रॉक्सीमेटली नहीं, पूरे 50 ईयर रूल करेंगे। कब से कब तक? 1556 से 1605 तक। एंड एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज द ग्रेटेस्ट रूलर इन मिडवल इंडिया। और पूरे मिडवल इंडिया के ग्रेटेस्ट रूलर बन जाएंगे खान अकबर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? When Akbar started ruling on India 1556, when he died in 1605, और उनकी डेथ के बाद ही उनका रूल खत्म होता है और ये मेडिवल इंडिया के ग्रेटेस्ट रूलर बन जाते हैं। ना बैरम खान, बेटा बैरम खान का एक इम्पॉर्टेंट रोल है अकबर की लाइफ में। जो बैरम खान थे, पहला इनका इंट्रोडक्शन अगर हम दें तो ये बहुत ही फेथफुल और एक्सपीरियंस जनरल थे। किसके? हुमायूं के, है ना। अकबर के जो पापा थे उनके फेथफुल और एक्सपीरियंस जनरल थे बैरम खान। और ये अकबर के रीजन भी बने। रीजन का मतलब क्या होता है? किसी माइनर के बिहाफ पे रूल करना क्या होता है? रीजेंसी, है ना, रीजेंट। तो अकबर के रीजन बने हूँ बैरम खान। and looked after the affairs of the government on his behalf। अकबर के बिहाफ पे पूरा मुगल एम्पायर का अफेयर कौन देख रहे थे? बैरम खान। बहुत ही फेथफुल थे, बहुत ही एक्सपीरियंस थे। जो मुगल थ्रोन था वो बहुत ही अनस्टेबल था, इनसिक्योर था, चारों तरफ से एनिमीज थे जो इस मुगल एम्पायर को यहाँ से फिर से भगा देना चाहते थे, फिर से उखाड़ फेंकना चाहते थे। देखो मुगल्स इंडियंस तो थे ही नहीं, बाहर से आए थे। तो जो हमारे राजपूत रूलर थे वो भी नहीं चाहते थे कि मुगल बैठ जाए। जो अफगानी थे वो भी नहीं चाहते थे कि मुगल रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हो। ऑल इन ऑल बहुत ही अनस्टेबल और बहुत ही इनसिक्योर पोजीशन में था। और वो जो बच्चा जो राजा बना है वो अभी सिर्फ 13 साल का ही, तो अनस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे आदिल शाह, द नेप्यू ऑफ आदिल शाह। जो नेप्यू है किसका? शेरशाह का। शेरशाह का नेप्यू आदिल शाह, वो बहुत ही डिटरमिन्ड है, पूरी कोशिश कर रहा है कि दिल्ली का थ्रोन उसे मिल जाए। तो भाई आदिल शाह की पूरी कोशिश है, जो नेप्यू है शेरशाह के, कि मुझे फिर से दिल्ली का थ्रोन मिल जाए, मैं फिर से री एस्टेब्लिश कर दूं अफगान रूल को। जो राजपूत है वो भी बहुत पावरफुल है
और वो भी सुटेबल अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि कब ये मुगल एम्पायर को एक्सपेल करें और वापस से इंडिया में अपना रूल बढ़ा दें, उस एरियाज को अपने कंट्रोल में कर लें जो अभी मुगल टेरिटरीज है। तो एक साइड से अफगान रूलर हैं, दूसरे साइड राजपूत रूलर हैं। और चलो ये तो एक्सटर्नल थ्रेट्स हो गई, राजपूत एक्सटर्नल है, अफगान एक्सटर्नल है। इंटरनल थ्रेट भी थी। अकबर का जो हाफ ब्रदर था जिसका नाम था, क्या नाम था, कामरान, कामरान मिर्जा नहीं बेटा, मिर्जा हाकिम। ये जो मिर्जा हाकिम थे ये हमेशा ही अकबर के साथ कंपटीशन में रहते थे, लड़ते रहते थे। तो देखो एक्सटर्नल थ्रेट तो हो गई, अफगान एक्सटर्नल है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, राजपूत एक्सटर्नल है इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इंटरनली भी अकबर एक चैलेंज फेस कर रहे थे, किससे, मिर्ज़ा हाकिम से, है ना। तो जो मिर्ज़ा हाकिम है वो काबुल उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, ये अकबर के हाफ ब्रदर थे और वहाँ पर इंडिपेंडेंट किंग बनकर रूल करना स्टार्ट कर दिए। कौन, मिर्ज़ा हाकिम। कामरान मिर्ज़ा भी इन्हीं के लीनिएज का था, पर वो बाबर का बेटा था। ठीक है, कामरान मिर्ज़ा किसका बेटा था, बाबर का बेटा था, जिसने हमेशा लड़ाई की हुमायूं के साथ। और हुमायूं का बेटा है अकबर, और अकबर का हाफ ब्रदर है मिर्ज़ा हाकिम। और ये किससे लड़ाई करा, अपने भाई अकबर से, कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंटली रूल करूंगा, मैं आपके कंट्रोल में रूल नहीं कर सकता। ठीक है, चलें आगे। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अगर हम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें बेटा, 1556, ये वही ईयर है जब अकबर को क्या मिला है, थ्रोन मिला है। वो अभी 13 साल के ही हैं। हेमू द चीफ मिनिस्टर एंड जनरल ऑफ आदिल शाह। हेमू कौन है बेटा, आदिल शाह के चीफ मिनिस्टर हैं, जनरल हैं। ठीक है, हेमू क्या है, चीफ मिनिस्टर है, जनरल है, किसका, आदिल शाह का। आदिल शाह कौन है, नेफ्यू है किसका, शेरशाह सूरी का। तो हेमू ने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया और आगरा को भी ऑक्यूपाई कर लिया और खुद को रूलर डिक्लेयर कर लिया। हेमू वॉज अ मिलिट्री जीनियस एंड द अफगान फोर्सेस ही वॉज लीडिंग वॉज वर सुपीरियर। बेटा देखो, हेमू हेमू जो था वो खुद तो मिलिट्री जीनियस था ही था। अफगान फोर्सेस, अफगानी तो लड़ने, मुझे ऐसा लगता है शायद लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। मैं अभी इसको नए कॉन्टेक्स्ट से भी जोड़ूंगी, पर अभी तो यहीं पे सुनो कि अफगानी मिलिट्री फोर्सेस बहुत ही जीनियस थी, लड़ने में एक नंबर, बहुत ही बढ़िया लड़ती थी। तो इतनी बढ़िया आर्मी को लीड कर रहा था, इतनी सुपीरियर आर्मी को लीड कर रहा था हेमू, तो उसका जीतना तो संभव था ही, कोई उसे हरा ही नहीं सकता था। तो मुगल फोर्सेस थोड़ी सी वीक थी किसके सामने, अफगानी फोर्सेस के सामने। पर बैरम खान ने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं तो इस चैलेंज को फेस करूंगा, भले ही अफगान आर्मी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितनी सुपीरियर क्यों ना हो, मुझे लड़ना है तो बस लड़ना है। ठीक है, ये किसका कौन बोल रहा है, बैरम खान बोल रहे हैं। किसकी आर्मी सुपीरियर है, अफगानी रूलर। ठीक है, अफगानी आर्मी, और अफगानी आर्मी को अभी लीड कौन कर रहे हैं, हेमू, जो खुद भी मिलिट्री जीनियस है। अच्छा देखो, इस कॉन्टेक्स्ट को अगर हम छोड़ भी दें तो बेटा अफगानिस्तान में यूएसए ने कितना कंट्रोल किया, यूएसए ने कि भाई मैं सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाऊँ, पर अफगानी फोर्सेस, अफगानी लोगों के सामने उनको भी घुटने टेकने पड़े ना, और वापस आना पड़ा यूएस बिना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किए हुए। आप लोग नेट पे डालिएगा, गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब देखें, अफगान यूएस प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट, तो पता चलेगा कि इनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, पर फिर भी हमारे बैरम खान ने ये किया। इतना टिपिकल ट्रेन है अफगानिस्तान में, अपॉर्चुनिटीज कम है, आज भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। अब 1556 में क्योंकि बैरम खान डिसाइडेड टू फेस द चैलेंज, दैट इज व्हाई दे टू आर्मीज मेट ऑन हिस्टोरिक बैटलफील्ड ऑफ पानीपत। पानीपत के हिस्टोरिक बैटलफील्ड में मिलती हैं 1556 में दो आर्मी, वेयर 30 years earlier बाबर हैड डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। ये वही बैटलफील्ड है पानीपत जिसमें अब से 1556 से 30 साल पहले कौन लड़े थे, बाबर, दादाजी किसके, अकबर के। और लड़ने के बाद किससे लड़े थे, वो इब्राहिम लोदी से लड़े थे। इब्राहिम लोदी को हरा कर मुगल एम्पायर फाउंड करने वाले थे बाबर। अब 30 साल बाद कौन लड़ रहे हैं उसी फील्ड पे, अकबर की साइड से, या अकबर और बैरम खान लड़ रहे हैं। ठीक है, एक साइड से हेमू और आदिल शाह लड़ रहे हैं। हेमू वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, और यहाँ पर फिर अफगानी हारे, जिनकी मैंने इतनी तारीफ की। हेमू डिफीट हुआ, उसे किल कर दिया गया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत क्रश्ड द अफगान पावर, और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अफगानी पावर को कंप्लीटली क्रश कर दिया गया एंड रिमूव द थ्रेट टू अकबर थ्रोन। और अब एक साइड से अकबर के थ्रोन को कोई थ्रेट है ही नहीं, क्योंकि
अफगान को पूरी तरह क्रश करने का काम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हो चुका है। अब एक साइड से तो अकबर बिल्कुल फ्री हो गया, उनको ये थ्रोन को कोई खतरा नहीं है। बैरम खान रीजेंसी नेक्स्ट 4 ईयर तक, अभी अकबर 13 साल से थे, मतलब 4 ईयर लगा लो, तो जब तक अकबर 17 ईयर के होते हैं तब तक बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही कैपेबल, सक्षम, एक्सपीरियंस बैरम खान ने मैनेज किया पूरे स्टेट के अफेयर को। किसके बिहाफ पे? अकबर के बिहाफ पे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में बैरम खान ने कनकर किया, जीत लिया। किस किस को जीता? कनकर करना मतलब जीतना। ग्वालियर, अजमेर, जयपुर, इन सबको जीतने का काम किसने किया? बैरम खान ने किया है। वही अकबर स्पेंट हिज टाइम, और इस टाइम में अकबर क्या कर रहे हैं? अकबर बिजी थे जब रॉयल परस्यूट्स में। रॉयल परस्यूट्स मतलब वो जो चीज़ें उन्हें सीखनी थी, करनी थी, जो अकॉर्डिंग टू रॉयल्टी उन्हें आनी चाहिए, जैसे वो पोलो सीख रहे थे, हंटिंग, कैमल राइडिंग, जब वो इन सब में बिजी थे, जब बैरम खान उनके लिए मेहनत कर रहे थे और टेरिटरीज को एक्वायर कर रहे थे, कनकर कर रहे थे। 1560 में एट द एज ऑफ 18, जब अकबर 18 के हो गए, तो अकबर ने डिसाइड किया कि भाई अब मैं बैरम खान को थोड़ा सा फ्री कर दूंगा और सारे चार्ज पूरे अफेयर के अपने हाथों में ले लूंगा। सो ही डिसमिस्ड बैरम खान एंड अज्यूम्ड एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी। देखो, रीजन तब तक ही हो सकता है जब तक बच्चा नाबालिग हो, उसको रूल करना नहीं आ रहा है, छोटा है। पर अब तो अकबर 18 ईयर के हो गए, तो उन्होंने डिसमिस किया बैरम खान को और अज्यूम की एब्सोल्यूट पावर, पूरी पावर अपने हाथ में ले ली, पूरी अथॉरिटी अपने हाथों में ले ली। नाउ कन्क्वेस्ट ऑफ अकबर। अकबर नाउ एम्बार्क्ड अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन। अब भाई अकबर फुल फ्लेजेड राजा बन गए और उनकी पॉलिसी आई है एनेक्सेशन और कॉन्क्वेस्ट, जीतना है, टेरिटरीज को अक्वायर करना है, जीत कर टेरिटरी अक्वायर करना है। His aim was to bring the entire country under his control, और एक ही उद्देश्य के साथ काम करें कि पूरी कंट्री मुझे अपने कंट्रोल में चाहिए है, मतलब चाहिए। तो इस एम को अचीव करने के लिए पहले उन्होंने मालवा को एनेक्स किया 1561 में, मतलब मालवा की टेरिटरी अपने कंट्रोल में कर ली 1561 में। इनके जो रूलर थे बाज बहादुर was later given an important post in अकबर कोर्ट। बाज बहादुर को फिर अकबर की कोर्ट में एक important पोजीशन मिल गई। नाउ मालवा इज इन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, मुगल, अकबर, ठीक है। मुगल एम्परर अकबर के पास अब मालवा आ चुका है। कब आया? 1561। Then Gondwana was conquered in 1564, but it was later restored to local ruler। ठीक है, गोंडवाना के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया था 1564 में, पर बाद में वहाँ के लोकल रूलर ही उसके ऊपर रूल कर रहे थे। गुजरात बहुत ही थ्राइविंग सेंटर था, बहुत इंपॉर्टेंस थी इसकी, क्योंकि यहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, सी का एक्सेस है, पोर्ट है यहाँ पर, एग्रीकल्चर के लिए भी ठीक बहुत बढ़िया था। तो 1572 में उन्होंने गुजरात को भी अक्वायर किया। देन बंगाल। बंगाल था बेटा वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस और मोस्ट फर्टाइल प्रोविंस। फर्टाइल मतलब सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, कुछ भी ग्रो करो बहुत अच्छे से ग्रो होता है, रिच तो है ही है। उसको भी एनेक्स किया 74 में, पर 2 साल लग गए उसको एनेक्स करने में। 74 में स्टार्ट किया और 76 में कंप्लीट पावर आई। तो 2 इयर्स कैंपेन के बाद बंगाल भी पूरी तरह किसके पास आ गया? अकबर के पास आ गया। तो 2 साल की इस टेरिटरी को जीतने में लगे अकबर को, बंगाल को। कब से शुरू किया? 1574 से। कम जीत लिया? 1576। नाउ सब्जुगेशन ऑफ द राजपूत। सब्जुगेशन का मतलब क्या होता है बेटा? दमन, वशीकरण, ठीक है, जीतना। अब इतना सब जीतने के बाद उसने किसकी तरफ देखा? राजपूत की तरफ देखा। सब्जुगेशन ऑफ द राजपूत, कनकर, दमन, वशीकरण, है ना। अकबर ने रियलाइज कर लिया था कि दिल्ली और आगरा जब तक सेफ नहीं है, जब तक राजपूत को सबड्यू नहीं किया जाता, है ना। अब इस सबड्यूट का मतलब शांत नहीं कर दिया जाता, उन्हें क्वाइट नहीं कर दिया जाता, जब तक भाई दिल्ली और आगरा सेफ नहीं है। बहुत ही इंटेलिजेंट थे अकबर, उन्होंने रियलाइज कर लिया था भाई दिल्ली आगरा पे रूल करना है तो पहले राजपूत को सबड्यू करो। उसने ये भी रियलाइज कर लिया कि ही friendship and support of Rajput would be great help in strengthening and expanding the Mughal Empire। देखो, एक जगह अकबर सोच रहा है कि फर्स्ट आई हैव टू सबड्यू द राजपूत्स इफ आई वांट टू रूल दिल्ली एंड आगरा फ्रीली सेफली। पहला काम वो ये सोच रहा है। एंड देन ही गॉट एन आइडिया कि इफ आई कैन डू फ्रेंडशिप विथ राजपूत्स,
इट विल हेल्प अस इन एक्सपांडिंग स्ट्रेंथिंग द मुगल एम्पायर ऑल्सो। मुगल एम्पायर के एक्सपांशन में, उसको मजबूत करने में, स्ट्रॉन्ग करने में भैया बहुत हेल्प मिल सकती है अगर मेरी राजपूत से हेल्प हो गई, तो फ्रेंडशिप हो गई तो ये विचार भी साथ में चल रहा है उसका। इतने सारे एडवांटेजेस देखने के बाद अकबर ने सोचा कि पहले तो मैं फ्रेंडली रिलेशन बनाने का ही ट्राई करता हूँ राजपूत के साथ। अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंस किए, किसके साथ? राजपूत के साथ। ही मैरिड द डॉटर ऑफ राजा ऑफ जयपुर अम्बेर। जयपुर मतलब अंबर, अम्बेर आमिर, सॉरी अंबर नहीं आमिर, आमिर के राजा जयपुर, जिसको सॉरी राजा, चलो तो बेटा जो अकबर था उसने मैरिज की, शादी की किससे? राजा भारमल की बेटी, जिनको हम जोधाबाई बोलते हैं। इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है, पर उस कंट्रोवर्सी में ना जाए तो हम सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि राजा भारमल जो आमेर के राजा थे, आमेर के राजा, जो यहाँ पर अंबेर लिखा अंबर, आमेर के राजा, राजा भारमल की बेटी जिसको हम जोधाबाई बोलते हैं, उनके साथ शादी हुई। किसकी? अकबर की। राजपूत प्रिंसेस के साथ अकबर ने शादी कर ली। क्या नाम है? जोधाबाई। पापा का नाम जोधाबाई के भारमल, राजा भारमल। और कहाँ की राजकुमारी थी ये? आमेर की। अच्छा ये वाली लाइन बेटा मुझे क्लियर नहीं आ रही, क्या बोलना चाह रहे हैं पता नहीं। एंड डिसाइडेड टू मैरी द डॉटर ऑफ उदय सिंह द राणा ऑफ मेवाड़। ये यहाँ से आप लोग एक बार अपनी टीचर से कंसल्ट करें क्या बोलना चाह रहे हैं ये। नाउ कन्फ्लिक्ट विथ राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के साथ कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करें, जो राणा थे मेवाड़ के, वो हेड थे राजपूत क्लान के पूरी राजपूत क्लान के हेड है राणा ऑफ मेवाड़। He refused to submit to Akbar and rejected his proposal of matrimonial alliance. उन्होंने matrimonial alliance भी नहीं किए अकबर के साथ, और ना ही तो अपने आप को सरेंडर करने की कोशिश की। किसके सामने? अकबर के सामने। फिर से जो राणा थे मेवाड़ के, उन्हें कहा जाता था कि वो राजपूत क्लान के हेड है, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया अपने आप को सबमिट करने को अकबर को, और उन्होंने इस बात को भी रिजेक्ट किया कि भाई हम आपके साथ कोई मैट्रिमोनियल अलायंस भी नहीं करेंगे। अकबर मार्च करते हुए कहाँ तक पहुंचे बेटा? चित्तौड़ तक पहुंचे। चित्तौड़ क्या थी? कैपिटल सिटी ऑफ मेवाड़। चित्तौड़ द कैपिटल सिटी ऑफ मेवाड़। उदय सिंह एस्केप टू द हिल्स। उदय सिंह वहां से भागकर कहाँ चले गए? हिल्स में चले गए। लीविंग द डिफेंस ऑफ चित्तौड़ टू जयमल। जयमाल को पूरा डिफेंस छोड़ दिया उन्होंने कि भाई अब ये महल की जिम्मेदारी तुम्हारी, और वो खुद कहाँ चले गए? हिल्स में चले गए। द कमांडर ऑफ द राजपूत फोर्स के कमांडर थे जयमाल। जयमाल को उन्होंने पूरा के पूरा अपना राजपाट सौंपा, कहा कि भाई अब तुम संभालो, और वो कहाँ चले गए? हिल में चले गए। पहले ऐसे होता था, जब राजा को ऐसे लगने लगता था कि भाई अब वो जीत नहीं पाएगा, और प्रजा को भी ऐसे लगता था कि भाई हमारा राजा जिंदा है तो वो फिर से प्रजा बना ही लेगा, तो खुद उसको बोलते थे चले जाओ आप यहाँ से, आप सेफ रहोगे तो नया राज्य बन जाएगा। ऐसा करके उनको वहां से निकाल दिया। For 4 months, the Mughal army tried in vain to capture the fort of Chittor। 4 महीने मुगल आर्मी कंटिन्यू ट्राई करती रही कि फोर्ट ऑफ चित्तौड़ पे उसका कंट्रोल हो जाए। बेटा ये जो रेजिस्टेंस था ये एक टाइम के बाद कोलैप्स कर गया, गिर गया। राजा जयमाल की डेथ हो जाती है। जो राजपूत वीमेन होती हैं, जैसे ही जयमाल की डेथ होती है वो जौहर परफॉर्म कर लेती हैं। जौहर आप लोगों ने इस मूवी में देखा होगा पद्मावत में, कि जब हमको ऐसे लगता है कि भाई अब हमारे हस्बैंड, हमारी जो आर्मी है वो हार रही है, तो ये जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं, एनिमीज हैं, हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो राजपूत वीमेन होती थी वो जौहर परफॉर्म कर लेती थी, तो राजपूत वीमेन ने जौहर परफॉर्म कर लिया। और इसके बाद द हीरोइक राजपूत रस्ड आउट। हीरोइक राजपूत आए, लड़ने आए, पर वो पैरिश कर गए, लड़ते लड़ते ही वो मर गए, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। जैसे ही चित्तौड़ को कैप्चर किया, द कैप्चर ऑफ चित्तौड़ वॉज फॉलोड बाय द फॉल ऑफ रणथंभौर। चित्तौड़ के बाद कौन भी चला गया हाथ से? रणथंभौर। By 1570, practically all Rajput prince had accepted Akbar as the overlord। देखो बेटा चित्तौड़ गया, रणथंभौर गया, तो उसके बाद जितने भी राजपूत प्रिंस बचे थे उन्होंने भी कभी ट्राई नहीं किया कि अकबर के साथ लड़े। उन्होंने बोला ठीक है भाई, हमें आपकी लॉर्डशिप, ओवर लॉर्डशिप एक्सेप्टेड है, हम आपके सामने लड़ तो नहीं सकते। नाउ कन्फ्लिक्ट विथ राणा प्रताप। अभी राणा प्रताप कौन है बेटा? ये राणा प्रताप वही उदय प्रताप के बेटे हैं जिन्होंने, उदय प्रताप ने ना ही तो मैट्रिमोनियल अलायंस किए और ना ही तो ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट किया अकबर की। अब उनके बेटे हैं राणा प्रताप सिंह,
जिन्हें महाराणा प्रताप सिंह भी कहा जाता है। द राजपूत ऑफ मेवाड़ हाउएवर रिफ्यूज टू सबमिट, जो राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था सबमिट करने को कि भाई हम तो ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अकबर की। हैविंग लॉस्ट चित्तौड़, जैसे ही चित्तौड़ का लॉस किया उन्होंने, चित्तौड़ मतलब जो उनकी कैपिटल सिटी थी वो अब किसके पास है, मुगल्स के पास है। हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा, औरतों ने जौहर कर दिया है, जितने भी राजपूत लड़ने आए वो सब खत्म हो गए, ये सब देख लिया ना हमने। तो दे रैलीड अराउंड राणा प्रताप द वेलियंट सन ऑफ उदय सिंह। उदय सिंह के बहुत ही बहादुर मतलब शक्तिशाली बेटे थे, कौन, राणा प्रताप। तो अब जो राजपूत है मेवाड़ के, किसके आगे पीछे घूम रहे हैं, महाराणा प्रताप, राणा प्रताप के आगे पीछे घूम रहे हैं और बोल रहे हैं कि डू समथिंग फॉर अस, हमें ये मुगल की ओवरलॉर्डशिप नहीं चाहिए। आफ्टर हिज एस्केप टू द हिल्स, जब वो हिल्स में थे, उदय सिंह हैड बिल्ट अ न्यू कैपिटल कॉल्ड उदयपुर। तो बेटा देखो, अभी हमने देखा था जब लड़ाई हो रही थी तो जयमाल के हाथों में सारा कुछ दे के उदय सिंह हिल्स पर चले गए थे। उन्होंने हिल्स पर एक नई कैपिटल सिटी बना दी जिसका नाम था उदयपुर। अब जब उदय सिंह की डेथ हो गई तो उनके जो बेटे थे राणा प्रताप, उन्होंने कैरी किया इस स्ट्रगल को आगे अगेंस्ट द मुगल। ग्रेट डिफिकल्टी थी उनके पास, वो हर चीज से डील कर। जो राजपूत थे वो आउटनंबर्ड थे, आउटनंबर्ड मतलब अधिक संख्या में बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने हरा दिया मुगल आर्मी को। राणा प्रताप ने, अब राणा प्रताप की बहुत बड़ी जीत थी भाई हल्दी घाटी कि उन्होंने मुगल्स को हराया, क्योंकि उनकी सेना बहुत बड़ी थी, मुगल सेना हार गई। फिर भी जो राणा प्रताप थे उन्होंने शेल्टर लिया माउंटेन फोर्ट्रेस में, मतलब जो किले उन्होंने माउंटेन एरियाज में बनाए थे वहीं पर वो रहे और कंटिन्यू लड़ाई करते रहे। किसके लिए, चित्तौड़ के लिए। उन्हें चित्तौड़ को वापस एक्वायर करना था। चित्तौड़ का कुछ पार्ट, कुछ मतलब जो पार्ट थी उनकी टेरिटरी की जो अकबर ने ली थी, वो उसको गेन कर पाए बेटा, पर पूरा के पूरा चित्तौड़, महाराणा प्रताप की डेथ ही हो गई लड़ते लड़ते, पर कभी भी वो पूरा चित्तौड़ एक्वायर नहीं कर पाए। ठीक है, मेरी बात सुनना, ये चित्तौड़ को किसने हारा था, उदय सिंह ने, जो राणा प्रताप के जो पापा थे उदय सिंह, राणा उदय सिंह ने हारा था किसके हाथों, अकबर के हाथों। तब से कंटिन्यू कोशिश कर रहे थे कौन, हमारे महाराणा प्रताप, कि भाई मुझे मिल जाए, पर उनकी डेथ ही हो गई, कभी चित्तौड़ ने वापस नहीं मिला। जो मेमोरी है राणा प्रताप सिंह की वो स्टिल ऑनर की जाती है राजस्थान में। राजस्थान बहुत रिस्पेक्ट करता है। राजस्थान क्या बेटा, महाराणा प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह पूरे इंडिया में बहुत फेमस है। देखो, आप हारे जीते इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप कितना लड़े, किस जोश के साथ लड़े, आपने ट्राई किया, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है बात। तो राणा प्रताप भले ही चित्तौड़ वापस रीगेन ना कर पाए हो, पर इनकी लड़ने की जो कोशिश थी उस वजह से ये आज भी राजस्थान में बहुत ऑनर किए जाते हैं, अपनी इनकी ब्रेवरी की वजह से, इनके करेज की वजह से। एंड हिज हीरोइक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल टू फ्री मेवाड़ फ्रॉम मुगल कंट्रोल। मेवाड़ हमेशा मुगल कंट्रोल से बाहर रहे, ये हमेशा पूरे लाइफ इसी बात के लिए स्ट्रगल करते रहे, इसीलिए इन्हें आज तक याद रखा जाता है। चलो, तो यहाँ तो भाई अफगानी भी गए, राजपूत भी गए, किसी राजपूत से मैट्रिमोनियल अलायंस किया, तो किसी से बाय प्रेशर वॉर करके ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट करा ली। अब हम चलेंगे नॉर्थ वेस्ट, पाकिस्तान वाले एरिया में, है ना। अ सीरीज ऑफ कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट में बहुत सारी कैंपेन्स किए। 1585 में स्टार्ट किया, 95 तक कैंपेनिंग करते रहे। 10 ईयर कैंपेनिंग की, कैंपेनिंग बोल रही हूँ, सॉरी, कैंपेन्स किए किसके लिए, नॉर्थ वेस्ट के लिए। मतलब अब जो कांधार काबुल वाला एरिया है वो भी अकबर को चाहिए था, तो उसके लिए कैंपेन करना मतलब कंटिन्यू लड़ाई करना। कितने साल की, 10 साल की। किसने की, अकबर ने की। क्या क्या जीतना था, कश्मीर, या क्या क्या जीत लिया अकबर ने, क्या क्या जीत लिया, कश्मीर, कांधार, लोअर सिंध, ईस्टर्न बलूचिस्तान। तो 1585 से कैंपेन करना स्टार्ट किया तो 1595 तक किए। इन 10 सालों में क्या मिला अकबर को, कश्मीर, कांधार, लोअर सिंध, ईस्टर्न बलूचिस्तान। Besides adding important territory to his empire, Akbar secured the northwest frontiers. ठीक है, देखो ये टेरिटरी जीत ली वो तो ठीक ही है, इंपॉर्टेंट टेरिटरी जीत ली, बहुत खुशी की बात है, एम्पायर को बढ़ा दिया, पर बेटा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी था,
क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूस इन्वेडर्स आते रहते, तो उन्होंने उसको भी सिक्योर कर लिया, नॉर्थ वेस्ट को, है ना, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सिक्योर कर लिया. So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.